हेलो बच्चों, यूपी 21 क्लास में सभी का स्वागत है। और हम लोग जीव विज्ञान की क्लास पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने जीव विज्ञान के 2 चैप्टर को विभिन्न क्लासों में कंप्लीट कर लिया है। पहला चैप्टर था हमारा जीव विज्ञान का परिचय, और अभी ये दूसरा चैप्टर है हमारा। दूसरा चैप्टर जो था वो था कोशिका यानी कि सेल। यानी 2 चैप्टर्स को हम लोग पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं और आज तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं, या कह सकते हैं तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, और वह रहेगा ऊतक। क्या रहेगा बेटा? वह रहेगा ऊतक। देखो, ऊतक की बात करते हैं। आखिर पहले ये समझते हैं ये ऊतक चीज है क्या, क्या भला आखिरकार ये ऊतक कहलाती है। तो देखो, एक बहुत सरल सी और सिंपल सी भाषा है कि एक समान कार्य और एक समान उत्पत्ति वाली जो कोशिकाओं का ग्रुप होता है, जो समूह होता है, वही क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। दोबारा सुन लो कि एक समान कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति एक समान रूप से हुई हो और एक समान कार्य में लगी हुई हो, उनका समूह ही क्या कहलाएगा? ऊतक कहलाएगा। क्लियर होगी बेटा? तो एक समान कार्य और उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का संगठन समूह ही क्या कहलाएगा? ऊतक कहलाएगा। बढ़ते हैं आगे के लिए। अब बात करते हैं कि वास्तव में ऊतक का अध्ययन जो है वो किस शाखा के अंतर्गत होता है, या फिर ऊतक का जो अध्ययन है वो विज्ञान की किस शाखा के द्वारा किया जाता है। तो ये कहलाती है हिस्टोलॉजी। क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी कहलाती है। इस हिस्टोलॉजी शब्द की बात करी जाए तो हिस्टोलॉजी जो शब्द है, या कह सकते हैं जो जिसमें ऊतक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, इसके जो पिता माने गए हैं, यानी ऊतक विज्ञान के जनक या पिता माने गए हैं, वो माने गए हैं मार्सेलो मेलपेली। कौन माने गए हैं? मार्सेलो मेलपेली माने गए हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक विज्ञान का पिता, आधुनिक ऊतक विज्ञान का पिता या आधुनिक ऊतक विज्ञान का जनक माना गया है। देखो, बात करते हैं ऊतक के बंटवारे को लेकर। तो बेटा, ऊतक का जो बंटवारा है वो 2 भागों में किया गया है। कौन कौन से भागों में? तो एक किया गया है हमारा पादप ऊतक के बारे में, और दूसरा किया गया है जंतु ऊतक। कितने ऊतक हो गए? 2 ऊतकों में डिवाइडेशन हो गया। पादप ऊतक को अलग पढ़ेंगे और जंतु ऊतक को अलग पढ़ेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि ऊतक शब्द का प्रयोग कैसे किया गया, या किसके द्वारा ऊतक शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो देखो, ऊतक शब्द के प्रयोग को लेकर चर्चा करें तो प्रयोग किया गया 1801 ईस्वी में। कब किया गया? 1801 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया ये पूछ लिए तो जेवियर बिचट के द्वारा इसका क्या किया गया? प्रयोग किया गया। किसके द्वारा? जेवियर बिचट के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, यानी ऊतक शब्द 1801 में इस्तेमाल किया गया। किसके द्वारा? जेवियर बिचट के द्वारा इस्तेमाल किया गया था, प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सबसे पहले पादप ऊतक को लेकर। पादप ऊतक की बात करें बेटा तो ध्यान रखेंगे इन ऊतकों को, यानी पादप ऊतकों को, जो पौधों में ऊतक पाए जाते हैं, उनको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा है? पहला है स्थायी ऊतक, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है विभाज्योतक ऊतक। कौन सा? विभाज्योतक ऊतक। ठीक है, लेकिन और ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए क्या किया गया है, इन स्थायी ऊतक को और विभाज्योतक ऊतक को भी अलग अलग भाग किए गए हैं, इनका बंटवारा किया गया है। ठीक है, सबसे पहले स्थायी ऊतक की बात करें तो पहला इसका भाग आता है साधारण ऊतक, दूसरा आता है जटिल ऊतक, और तीसरा आता है हमारा विशिष्ट ऊतक। कौन सा? विशिष्ट। तो पहला साधारण ऊतक, दूसरा जटिल ऊतक, और तीसरा हमारा विशिष्ट ऊतक। इन 3 भागों में। वहीं विभाज्योतक ऊतक की बात करें तो इनको भी 3 भागों में। सबसे पहले आते हैं हमारे शीर्षस्थ ऊतक, फिर आते हैं परवीय ऊतक, फिर विभाज्यक या अंतर्वेशीय ऊतक। इन 3 भागों में इनका डिवाइडेशन या बंटवारा किया गया है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। देखो, सबसे पहले बात करेंगे स्थायी ऊतक को लेकर। किसको लेकर के? स्थायी ऊतक को लेकर के। 2-3 शॉर्ट बना लेना। ठीक है, स्थायी ऊतक की बात करते हैं तो स्थायी ऊतक में सबसे पहला जो ग्रुप आता है वो आता है साधारण ऊतक का। कौन सा? साधारण। क्योंकि स्थायी ऊतक को हमने कितने भागों में बांटा? 3 बांटा, और उन 3 में ही सबसे पहला ऊतक कौन सा है? साधारण ऊतक है। बात करते हैं विशेषताओं की। साधारण ऊतक में विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले इसका निर्माण सरल कोशिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा? सरल, यानी सिंपल कोशिकाओं के द्वारा इनका, या सिंपल सेल्स के द्वारा इनका क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। दूसरी विशेष बात की बात करें तो इनकी जो कोशिकाएं होती है, क्या इनकी कोशिका झिल्ली बहुत पतली होती है। क्या होती है? कोशिका झिल्ली बहुत ही ज्यादा पतली होती है। इसके अलावा बात करें तो इनकी कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है, या कह सकते हैं खाली जगह पाई जाती है। क्या पाई जाती है? खाली जगह पाई जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगली बात यह है कि ये काम क्या करते हैं, तो ध्यान रखेंगे ये पौधों को सहायता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? पौधों को सहायता प्रदान करते हैं। इतना ही आना चाहिए बोर्ड तक, इतना। ठीक है, ये क्या करते हैं? पौधों को सहायता प्रदान करते हैं। नहीं, ऐसे करो। ठीक, इसके अलावा बात करें इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और हम सब जानते हैं क्लोरोफिल कितना आवश्यक है पेड़ पौधों के लिए।
अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो एक क्रिया नहीं होगी जिसको हम सब लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और प्रकाश संश्लेषण ये क्रिया है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है पौधों के लिए भोजन बनाने के लिए। और सोचो कि जब क्लोरोफिल नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी, तो पौधे रोटी कैसे बनाएंगे, भोजन कैसे बनाएंगे? जब भोजन नहीं बनाएंगे तो इस संसार से पौधों का क्या हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा। जब पौधे ही नहीं रहेंगे तो इंसान भी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इनमें क्या पाया जाता है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, अब दूसरे प्रकार के ऊतक की बात करते हैं और दूसरे आते हैं मृद ऊतक। कौन से आते हैं? मृद ऊतक। ठीक है, मृद ऊतक की बात करी जाए तो ये पौधों के मुलायम भागों में पाए जाते हैं। मृदु का मतलब भी मुलायम होता है, तो सीधी सी बात है ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पौधों के मुलायम भाग में पाए जाते हैं। दूसरी बात करते हैं, ये कोशिका भित्ति इनकी जो होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ध्यान रखो बेटा, इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इसके अलावा बात करें ये काम क्या करते हैं, तो ये जल का और भोजन का संचय करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, ये जल का और भोजन का संचय करने का काम करते हैं। यानी संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है, तो क्या करते हैं, भोजन और जल को इकट्ठा करने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनमें हरित लवक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इनमें हरित लवक पाए जाते हैं। उनमें क्या पाया जाता, क्लोरोफिल पाया जा रहा था, और इनमें क्या पाया जाएगा, इनमें पाया जाएगा हरित लवक। क्या पाया जाएगा, हरित लवक पाया जाएगा। दूसरी बात करें तो जलीय पौधों में ये ऊतक वायु कोषों का कार्य करते हैं। यानी जलीय पौधे होते हैं, पानी वाले पौधे होते हैं, उनमें ये क्या करते हैं, उनमें वायु कोषों का काम करते हैं। ठीक है, यानी वायु कोष का काम करते हैं। वायु भरी रहती है जिसकी वजह से पौधे जो हैं, जलीय पौधे पानी पर तैरते रहते हैं, तो वायु भरे होने के कारण रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्या पाए जाते हैं, इनमें पाए जाते हैं वायु कोष। और इन वायु कोष को क्या कहा जाता है, वायु तक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वायु तक भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगला स्थूल कोण ऊतक की। कौन से ऊतक की, स्थूल कोण ऊतक की बात करते हैं। ये क्या होते हैं, आकार में बहुभुजाकार होते हैं। कैसे होते हैं, आकार में बहुभुजाकार, यानी इनकी आकृति बिल्कुल एक समान नहीं होती है, बल्कि कई सारी भुजाओं जैसी बटी हुई रहती है। इसी कारण से हमने कहा कि आकृति में कैसे होते हैं, बहुभुजाकार होते हैं। साथ ही साथ बात करें, इनके जो किनारे होते हैं उन पर पेक्टिन का जमाव होता है। क्या होता है, इनके जो किनारे होते हैं, साइड होती हैं, तो इस तरीके से इन पर क्या जमा हो जाता है, पेक्टिन जमा हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इनके कोशिकाओं के जो किनारे होते हैं उन पर क्या जमा हो जाता है, पेक्टिन का जमाव हो जाता है। आगे बात करते हैं, ये तने को और पत्ती को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, तने को और पत्ती को, ठीक है, यानी जोड़े रखने का सहायता करते हैं, कह सकते हैं यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बात आती है अगली दृढ़ ऊतक को लेकर। दृढ़ ऊतक की बात करें तो इनकी कोशिका भित्ति क्या होती है, कठोर और मोटी होती है। क्या होती है, कठोर और मोटी होती है। इसके अलावा बात करें, ये पौधों को सहायता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, ये पौधों को सहायता प्रदान करने का काम करते हैं। इनका विभाजन कितने भागों में किया गया है, ध्यान रखेंगे इनका विभाजन 2 भागों में किया गया है। कितने भागों में किया गया, इनका विभाजन 2 भागों में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखो एक कहलाते हैं दृढ़ोतक ऊतक और दूसरे कहलाती हैं दृढ़ कोशिकाएं। ठीक है, एक हो गया दृढ़ोतक ऊतक और दूसरा दृढ़ कोशिकाएं। पहले बात करेंगे दृढ़ोतक ऊतक को लेकर के। दृढ़ोतक ऊतक की बात करें तो ये रेशे उत्पन्न करने वाली फसलें होती हैं। क्या होती हैं, रेशे उत्पन्न करने वाली फसलें होती हैं। जैसे सनई में पाए जाते हैं, जैसे कपास में पाए जाते हैं, जैसे पटसन में पाए जाते हैं, अलसी में पाए जाते हैं, जूट में पाए जाते हैं और नारियल जैसी जटाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी कोशिकाएं मृत प्रकार की होती है। बात करते हैं दृढ़ कोशिकाओं की, ध्यान रखेंगे ये फलों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, फलों में पाए जाते हैं, जैसे नाशपाती में, जैसे अमरूद में, जैसे अनानास में। तो ये क्या होंगे, दृढ़ कोशिकाएं, क्या होंगी, दृढ़ कोशिकाएं होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगले जटिल ऊतक को लेकर के। देखो जटिल ऊतक की बात करी जाए तो जटिल का मतलब ही कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जिसमें कहीं ना कहीं जटिलता पाई जाती है। तो विशेषता क्या है इनकी, विशेषता यही है कि ऐसे ऊतक जिनकी कोशिकाएं एक या एक से अधिक प्रकार की होती हैं, यानी ऐसे ऊतक जिनकी कोशिकाएं एक या एक से अधिक प्रकार की होती हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो जटिल ऊतक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जटिल ऊतक कहलाते हैं। और इन जटिल ऊतक को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, पहला है जाइलम और दूसरा जो है वो क्या है, फिलोएम। ठीक है, तो एक हमारे पास ऑप्शन है कौन सा, जाइलम का, और दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो कौन सा है, फिलोएम का। ठीक, क्लियर होगी बात। ठीक है, तो एक किसने प्रकार का, जाइलम प्रकार का, और दूसरा कौन से प्रकार का, फिलोएम प्रकार का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले जाइलम को लेकर के। जाइलम की बात करिए तो ये सभी संवहन ऊतक, संवहन प्रकार के ऊतक होते हैं। क्या कह सकते हैं, संवहन ऊतक होते हैं। क्या होते हैं, संवहन ऊतक होते हैं।
ये जल संवहन का काम करते हैं। किसका करते हैं? जल को ले जाने का काम करते हैं। नीचे जड़ से लेकर के तने पत्ती तक जो जल पहुंचाने का काम करा जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? जाइलम के द्वारा किया जाता है। इनमें एक दिशीय परिवहन पाया जाता है। एक दिशीय मतलब सिर्फ एक दिशा में ये काम करेंगे, इसी कारण से हम इसको क्या बोल रहे हैं? एक दिशीय परिवहन बोल रहे हैं। ठीक है, यानी एक दिशा में ही काम करेंगे, ऐसा नहीं ऊपर नीचे लगातार काम करते रहे। जड़ों से पानी ऊपर तक ले जाने का काम करेंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? ये पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली बात है फिलोएम को लेकर। फिलोएम क्या काम करते हैं? ध्यान रखेंगे, ये सभी संवहन ऊतक होते हैं। क्या होते हैं? सभी संवहन ऊतक, यानी किसी की चीज को ले जाने का काम करते हैं। ये किस चीज को संवहन करते हैं? तो ध्यान रखेंगे, ये भोज्य पदार्थों का संवहन करते हैं। क्या करते हैं? ये भोज्य पदार्थों का संवहन करते हैं। साथ ही साथ ये भोज्य पदार्थों को संचित भी करते हैं। संचित का मतलब इकट्ठा करना। तो ध्यान रखेंगे, ये क्या करते हैं? ये भोज्य पदार्थों का संचयन करते हैं, यानी भोज्य पदार्थों को इकट्ठा करने का काम भी इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया बात? तो भोज्य पदार्थों का संचय इकट्ठा करना भी इनके द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले जो आते हैं वो आते हैं विशिष्ट ऊतक। कौन से? विशिष्ट ऊतक। विशिष्ट ऊतक की बात करें तो इनको दूसरा नाम भी दिया जाता है और वह नाम होता है स्त्रावी ऊतक का। कौन सा? स्त्रावी ऊतक। तो विशिष्ट ऊतक को हम लोग क्या कहते हैं? स्त्रावी ऊतक कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्त्रावण करते हैं। क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्त्रावण करते हैं। मुख्य तौर पर बात करें तो इनको भी दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं ग्रंथिल और दूसरा होता है स्वरछिरी। क्या होता है? स्वरछिरी। ठीक है, ग्रंथिल की बात कर लेते हैं। तो विशेष तौर पर अगर ग्रंथिल ऊतकों की बात करी जाए, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये क्या काम करते हैं? मुख्य तौर पर ये पौधों की बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? पौधों की बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं। दूसरा, इसमें ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? ग्रंथियां पाई जाती हैं। तीसरा, जैसे तेल वाली ग्रंथियों में, ठीक, किसमें? तेल वाली ग्रंथियों में गोंद जहां से निकलता है वहां पर और मकरंद जहां से निकलता है वहां पर। तो इन्हीं ग्रंथियों के कारण ये जो है हमारे लिए मिलता है। अब बात करते हैं इधर कि जो रबर छिरी होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? तो तने में मिलते हैं, जड़ में मिलते हैं और बलकुट में मिलते हैं। इन तीन जगहों पर ये वाले जो है ऊतक पाए जाते हैं। जैसे मदार के पेड़ में तुम लोगों ने देखा होगा कि मदार के पेड़ का कौवा के पेड़ का पत्ता तोड़ते हो तो पत्ता तोड़ने में सफेद सफेद दूध सा निकलता है, उसको लेटेक्स बोलते हैं। और लेटेक्स निकलता किसके कारण है? तो रबड़ छिरी ऊतक के कारण। किसके कारण? रबड़ छिरी ऊतक के कारण से ही निकलता है। ठीक है, तो मदार के पेड़ में हो गया, ठीक है, रबर के पेड़ में हो गया, पोस्ता यानी अफीम के पेड़ में हो गया, पपीते के पेड़ में हो गया। ये सारी चीजें जो हैं इनमें से क्या निकलता है? रबर छिरी ऊतक हो वैसे दूध सा या लेटेक्स जैसा पदार्थ निकलता है। ये थी क्लास का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट लेकर के हम लोग जो है जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए UP21 क्लासेस चैनल और सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।